लिम्फोसाइट्स के ये टू टाइप्स हैं आपके पास, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों है क्या और दोनों का काम क्या है, दोनों का बेसिक फंक्शन क्या है। जब हम बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये वही बी लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। एंटीबॉडी कौन बनाएगा, आज की बात से अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन योर बॉडी, तो आपको आंसर में लिखना है बी लिम्फोसाइट। कौन करता है ये, बी लिम्फोसाइट करता है। ठीक है, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का नेचर है क्या। तो एंटीबॉडी को हम लोग बोलते क्या है, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेचर कैसा है, प्रोटीनेशियस है। कैसा नेचर है इसका, इसका प्रोटीनेशियस नेचर है। तो ये क्या है, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स है। क्या है ये, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स है। तो यहाँ जो ये प्रोटीन्स हैं, ये करते क्या है, ये आपकी बॉडी को बाहर के किसी भी इंफेक्शियस एजेंट से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की जब हम बात करें तो ये डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं बनाता। टी लिम्फोसाइट क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टी लिम्फोसाइट जो है, दे डू नॉट दे डू नॉट secrete antibody, they do not secrete antibody, बट लेकिन हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट को, बट हेल्प बी लिम्फोसाइट, साइट मतलब सेल होता है ना, तो इसको हम लोग बी सेल भी बोलते हैं। बट हेल्प बी सेल, बी सेल्स टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई आपको, है ना। लेकिन जब यहाँ पे ये सवाल उठता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट के बारे में हमने इसके ऊपर टैग लगा दिया, ये एंटीबॉडी नहीं बनाता। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, है ना, आसान सा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बीच में डिफरेंसेस को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, क्या देखना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंसेस को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो कौन सी बात निकल के यहाँ पे सामने आती है कि बी लिम्फोसाइट ठीक है, बना रहा है एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट का भी तो कोई फंक्शन होगा। टी लिम्फोसाइट के बारे में हमेशा एक चीज बोली जाती है कि ये क्या करता है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन, टी लिम्फोसाइट्स। मैं इसकी डिटेलिंग कर रही हूँ आपको, ये पेज एक बार आ जाए। टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जब डिफरेंसेस की बात आती है किसके बीच में, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये रहा बी लिम्फोसाइट और ये रहा टी लिम्फोसाइट, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बनता का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में इसका ओरिजिनेशन भी होगा और ये मैच्योर भी वही होता है। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, बोन मैरो में, मैच्योर कहाँ होता है, बोन मैरो में। ठीक है, टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेशन इसका भी बोन मैरो है, बट इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में होता है। कहाँ होता है, थाइमस में इसका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, थाइमस का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे जाके, हार्ट के पास प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट क्या है, प्लाज्मा सेल में इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसको डिफरेंशिएट हम किस चीज में कर सकते हैं, प्लाज्मा सेल में भी कर सकते हैं, और मेमोरी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये नीट का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, विच टाइप ऑफ इम्यूनाइट करता है,
प्रोवाइड करने का काम करता है, ये कैल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। टी सेल्स है, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है इसका, अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है, ठीक है। ये इसको हेल्प करेगा बनाने के लिए, खुद नहीं बनाता, ठीक है। बॉडी में एक पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में मैं लिख देती हूँ आपको, ये तो खैर डिफरेंस वाला टेबल था जो आपको यहाँ पे बताया गया है सिंपल तरीके से, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं इसमें। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ, देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में। बी लिम्फोसाइट में मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे कि आखिर ह्यूमरल इम्यूनिटी होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है, प्लाज्मा सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में। ये जो प्लाज्मा सेल है ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, पता ही है आपको, ठीक है। और ये ब्लड में ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है कि जैसे ही बाहर से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बैक्टीरिया बनाया, ठीक है, और ये जैसे ही अटैक करेगा, तो अटैक करके इसको क्या किया जाएगा, पहले पहचाना जाएगा, अच्छा ये है, हमारी बॉडी का नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जो बी लिम्फोसाइट है उसका मैसेज किसको दिया जाता है, प्लाज्मा सेल पहले मैसेज लेगा, ठीक है। फिर प्लाज्मा सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाने का, ये जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, एंटीबॉडी को बनाने का काम करेगा। और जब ये एंटीबॉडी बन गया, क्या बन गया, एंटीबॉडी जब ये बन गया, तो ये कैसा होता है, एंटीजन स्पेसिफिक होता है। तभी तो जब कोरोना के लिए सेकेंड वेरिएंट का या फिर फर्स्ट वेरिएंट के लिए जो डोज दिया गया, तो थर्ड वेरिएंट अभी ओमिक्रॉन जैसे आ रहा है, तो उसके लिए क्यों यहाँ पे लोगों को लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही, क्योंकि उस पर वर्क ही नहीं करता। रीजन ये है कि हमारी बॉडी का जो बी सेल है या टी सेल भी जो काम कर रहा है, टी सेल का तो खैर अनोखा और अलग ही काम है, उसको मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, लिख लीजिए, इसमें पहले आपको खुद ही समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। द इम्यून रिस्पॉन्स, द इम्यून रिस्पॉन्स, द इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग the immune response involving the transformation, the transformation of B cells, of B cells into plasma cells, plasma cells that that produce and and secrete antibodies, antibodies to a specific, to a specific
एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो यही मैं आपको बार बार समझा रही थी तब से। अब हम लोग ये तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन प्रोवाइड करता है, तो बी लिम्फोसाइट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स ये क्या करता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग टी लिम्फोसाइट्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स पे। टी लिम्फोसाइट्स, पहले मैं आपको इसका काम समझा देती हूँ। ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो 11th क्लास में था, वहां पे भी डिटेलिंग है इसकी, बट आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ। टी लिम्फोसाइट्स, देखिए एक रफ वर्क कर रही हूँ मैं, यहाँ पे समझिए पहले। सपोज कीजिए कि ये एक पर्सन ए है, जहां समझ नहीं आए वहां पे इंस्टेंटली पूछ लेना मेरे से। यहाँ पे एक पर्सन बी है। आपको पता है कि क्लिनिकल डेथ के विद इन 1 आवर आप किसी का ऑर्गन किसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक, ये जो पेशेंट है, सपोज कीजिए कि इसका हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, और बी जो है इसकी क्लिनिकल डेथ हो गई। कहानी समझिएगा, स्टोरी सुना रही हूँ आपको, समझ आ जाएगा टी लिम्फोसाइट का काम। इसकी क्या हुई, क्लिनिकल डेथ हो गई। ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल डेथ के बाद अब करना क्या है, इसका जो हार्ट है वो इसको इम्प्लांट करना है। हार्ट किसका है, ये हार्ट है बी का। हार्ट किसका है, ये हार्ट जो है यहाँ पे ये बी का है, इसका है। लगाना किसको है, ए को लगाना है, ट्रांसप्लांट करना है। अब जरूरी नहीं है कि मैं हार्ट बोल रही हूँ तो सिर्फ हार्ट को ही आपको दिमाग में रखना है। एक और चीज मैं आपको नहीं सिखाती हूँ। जो एक ऑर्गन किसी दूसरे एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके लिए हम लोग ग्राफ्ट टर्म का यूज करते हैं। ग्राफ्ट, आई भी हो सकता है, दैट इज ग्राफ्ट फॉर दिस पेशेंट। किडनी हो सकता है, ग्राफ्ट। अब कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ग्राफ्ट का मतलब है कि वो इसकी बॉडी का नहीं है, बाहर से उसको इम्प्लांट किया जा रहा है। ठीक है, तो हार्ट फेलियर हुआ इसका और इस हार्ट को इस पेशेंट में लगा दिया गया। फिर क्या हुआ, इस हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में जब इस हार्ट को आपने लगाया, ट्रांसप्लांट कराया, फिर क्या हुआ, ये जो टी लिम्फोसाइट है, इस टी लिम्फोसाइट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे ये बेवकूफ है क्या, इसको रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है, अगर ये इसको रिजेक्ट करेगा फिर तो इस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। बिल्कुल होगी, 2000% डेथ होगी। तो इस टी लिम्फोसाइट को वहां पे सप्रेस करने के लिए और दबाने के लिए, ठीक है, हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का यूज करते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव, मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाऊंगी। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग किस माइक्रोब का यूज करके बनाया जाता है, तो वहां पे फिर से वापस ये कहानी जो है मैं बच्चों को याद दिलाती हूँ। आपके अगर कोई जान पहचान में हो उनसे पूछ लेंगे, अगर कभी किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फेस किया हो, या दूर दराज में भी कहीं कोई किसी से भी आप पता करेंगे तो उसको डॉक्टर ने एक ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी होगी जो वहां पे उसको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई होगी कि अगर आपने इसको नहीं लिया तो फिर आपकी डेथ हो जाएगी। इसको लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। रीजन क्या है, अगर ये इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग को लेना बंद कर दिया तो इसका टी लिम्फोसाइट जंप करेगा, और टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन नीट का है क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। विच टाइप ऑफ
lymphocyte, which type of lymphocyte is responsible for ग्राफ्ट रिजेक्शन। मैंने आपको समझा दिया ग्राफ्ट का क्या मतलब होता है, तो सीधा पूछा जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो आंसर इसका क्या निकल के सामने आता है, अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो उसमें से आंसर क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स। हमेशा याद रखेंगे आंसर क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स, यही ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, नेम द lymphocyte which secretes एंटीबॉडी। आंसर पता है आपको, तो एंटीबॉडी को सिक्रीट करने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी को सिक्रीट करने का काम करता है यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स। इजी हो गए सारे क्वेश्चंस आपके लिए, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देन which lymphocyte produces ह्यूमरल, सब डायरेक्ट और सीधे सीधे नीट के क्वेश्चंस है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून, एक मिनट हैंग कर रही है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, कौन करेगा ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, बी लिम्फोसाइट करेगा। कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देन नेम that specific lymphocyte which provides ऐसे दे दिया जाता है CMI, तो क्या हो जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बस इतना लिख के छोड़ दिया गया। ठीक है, ये भी तो चेक किया जाना चाहिए कि बच्चे को पता भी है या नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है ना, तो इस तरीके से उसको एब्रिविएट करके नहीं लिखा जाएगा आपको, है ना। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है, टी लिम्फोसाइट्स का। बस हो गया, मतलब ये एक डेमो के तौर पे है कि ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगे भी, और पीछे तो खैर पूछा गया है ये पास्ट ईयर्स में, टी लिम्फोसाइट। बस हो गया। तो इतने क्वेश्चंस का बेनिफिट क्या है कि हमेशा के लिए आपके दिमाग के किसी कॉर्नर में अगर कोई डाउट होगा तो हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल, है ना। तो ये फायदा है इन क्वेश्चंस का, और हमेशा के लिए आपको इन दोनों के बीच में से डिफरेंशिएट करना हो, या फिर टी लिम्फोसाइट का फंक्शन तो कोई बच्चा कभी नहीं भूलता, जिसको मैं याद करा दूं ना एक बार, तो ये पेज हो गया होगा आपका। ठीक है,
तो यही मैं आपको सिखा रही थी यहाँ पे, ये स्टोरी में आपको टी लिम्फोसाइट के बारे में सुना रही थी। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग, हटा देती हूँ। लिखते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट्स, टी lymphocytes, T lymphocytes mediate CMI, मतलब सेल mediated immunity, सेल mediated immunity। ठीक है, आगे देखिए। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, अब मैं एक लाइन लिखूंगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, डिटेलिंग मैंने कर रखी है। टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या करता है ये? ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करता है। क्या करता है ये? ग्राफ्ट रिजेक्शन का। अब आ गया समझ में आपको? ऐसे मैं बिना आपको समझाए हुए लिख देती, आपको समझ ही नहीं आता मेरा बोलने का मतलब क्या है ना। तो अगर उस पेशेंट को नॉर्मल लाइफ जीना है जिसमें ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया है, तो उसको जिंदगी भर, जब तक वो जिंदा रहना चाहता है, उसको खाना पड़ेगा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। हालांकि इम्प्लांट मतलब ट्रांसप्लांटेशन कोई इतना इजी वर्क नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें, टिश्यू मैचिंग करना, ब्लड ग्रुप मैच करना, बहुत सारी चीजें और भी होती है। ऐसा नहीं किसी को उठाया और किसी को भी लगा के और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रीजन क्या है ये इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है ये टी लिम्फोसाइट? रीजन ये है, इसके पास एक कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्निशन कर सकता है। इसको इतनी ही नॉलेज है, इतना ही काम ये कर सकता है। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स आर एबल टू differentiate are able to differentiate between self and non-self, self and non-self। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट करना, और इसके सिवा इसको कुछ आता भी नहीं है। क्या मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे ये पेशेंट जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर ये ए है, इसके अंदर इस बी का इम्प्लांट मतलब ट्रांसप्लांट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको तो पता है ना कि इस पेशेंट को पता है कि उसकी बॉडी के भले के लिए लगाया जा रहा है, इसको अच्छे के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन टी लिम्फोसाइट को कोई मतलब नहीं है उससे, वो फायदा नुकसान नहीं देखता। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को समझाने के लिए बोलती हूँ कि टी लिम्फोसाइट जो है वो एग्जैक्टली उसी छोटे बच्चे की तरह, जिसको आप बार बार पकड़ के स्कूल ले जाएंगे वहां से रोता हुआ, वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहता है, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि ये उसके अच्छे के लिए है ना। उसको सिर्फ क्या पता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो बिल्कुल उसी तरीके से टी लिम्फोसाइट है। तो अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा टाइप का लिम्फोसाइट है जिसमें रिकॉग्निशन पावर है सेल्फ और नॉन सेल्फ की, तो आपको किसको मार्क करना है? टी लिम्फोसाइट्स को, है ना। तो ये लिम्फोसाइट का जो टॉपिक है पूरा मैंने आपको कंप्लीट कराया, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, हम लोग अब अगला और नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं। अब इम्यूनिटी के टाइप जो है वो हम दूसरे तरीके से यहाँ पे डिवाइड करने का काम करेंगे, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो इम्यूनिटी है,
इम्यूनिटी में हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी and passive immunity. Passive immunity. Active and passive immunity. ठीक है, अब आपको समझना होगा इसको कि है क्या ये। एक्टिव इम्यूनिटी का ये मतलब है कि ये इम्यूनिटी जो है, ये अगर कोई पर्सन है यहाँ पे, इसके बाहर से अगर कोई माइक्रोब इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, तो इससे बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा। आपकी बॉडी जो है यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा, है ना। तो इसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक वर्ड है यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी। क्या है? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि टर्म ही है इसका पैसिव। पैसिव मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो एक्टिव ना हो। पैसिव मतलब, अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है, रेडीमेड फॉर्म में, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा वो बहुत सारी वैक्सीन दी जाती हैं। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है, यहाँ पे बॉडी को खुद वर्क करना पड़ता है। पैसिव इम्यूनिटी में लाख चाह के भी कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसको क्या करना होगा, बाहर से इम्यूनिटी रेडीमेड फॉर्म में, मतलब इम्यूनिटी खुद को प्रोवाइड कराने के लिए बाहर से लेना पड़ता है ना। एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होते हैं, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं, तो वो सब क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं है। हमारी बॉडी लाख कोशिश कर ले, मेहनत मशक्कत कर ले, बट वहां पे ये उससे फाइट करने में केपेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये सरदर्द बना हुआ है लोगों का। अगर बन रहा होता तब हम लोग क्या बोलते कि हाँ भाई, हमारी बॉडी का जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो अभी यहाँ पे इस टाइम काम कर रहा है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, जब मैं लिखूंगी तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। थोड़ा हैंग कर रहा है ये, 1 मिनट में लिख देती हूँ। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव immunity occurs when our immune system, our own immune system, ऐसे कर देती हूँ और अच्छा हो जाएगा, our own immune system is responsible for protecting us, for protecting us from a pathogen, from a pathogen। खुद ही बचा लिया इसने। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, आपको बाहर से कुछ लेना पड़ेगा रेडीमेड फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो न्यूमोनिया से लड़ने के लिए, रोटा वायरस से लड़ने के लिए बहुत सारे उनको वैक्सीन दिए जाते हैं। होता क्या है एक्चुअली उस वैक्सीन में, होता ये है कि पैसिव इम्यूनिटी में जानबूझकर उस माइक्रोब से अटैक कराया जाता है आपकी बॉडी को। जब अटैक कराया जाता है तो आपकी बॉडी उससे फाइट करने के चक्कर में उससे उसके अगेंस्ट लड़ने वाला एंटीबॉडी बना के तैयार कर लेता है। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड काम होता है यहाँ पे। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हालांकि दोनों में ही होता है मेमोरी बेस्ड, पर
पैसिव इम्यूनिटी जो है ये कंप्लीटली किस पे काम करता है, मेमोरी के बेस पे काम करता है। पहले रिकॉग्नाइज करके रख लेगा, फिर हमेशा के लिए ताउम्र जिंदगी भर उससे फाइट करता रहता है। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी लिख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में इसको। तो पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी occurs when we are protected, we are protected from a pathogen, from a pathogen by immunity, by immunity gained by, किसी भी तरीके से आप इम्यूनिटी ले रहे हैं, चाहे आप टैबलेट खा के लीजिए, चाहे आप वैक्सीन लेके लीजिए, चाहे आप दूध हल्दी पी के लीजिए, बट यहाँ पे गारंटी है कि आपकी बॉडी जो है खुद वहां पे प्रोवाइड नहीं कर रही। गेन्ड फ्रॉम समवन एल्स, गेन्ड फ्रॉम समवन एल्स। ये फर्क है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, उसके पहले मैं आप बात समझा दूं कि जब हम इम्यूनोग्लोबिन के रिगार्डिंग बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग, तो मैंने जब आपको एंटीबॉडी समझाया था, मैंने जब आपको क्या समझाया था, एंटीबॉडी समझाया था। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो है इसके, हालांकि चलिए बाद के पेज में भी लिख सकते हैं, इम्यूनिटी तो पढ़ी रहे। देखिए एंटीबॉडी के जब हम लोग टाइप्स देखते हैं, एंटीबॉडी के जब हम लोग टाइप्स याद करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो एक ना मैं इसके लिए ट्रिक बताती हूँ बच्चों को याद करने के लिए, ताकि उनको हमेशा के लिए याद रहे, कभी वो कंफ्यूज ना करें उसमें। ठीक है, याद कैसे करना है, सो देखिए, ये देखिए आपको याद रखना है G A M, गेम लिखा मैंने, आसान सा है, इजी याद करने में कोई दिक्कत नहीं, इसको गेम याद रखना है। ठीक है, अब हम इसको टाइप्स कैसे बनाएं, तो ऐसे इसको दिमाग किया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन ई, ये 4 टाइप के एंटीबॉडी हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी ये बात पढ़ाई थी आपको, आपने पढ़ा है कि जो मदर्स फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि कोलेस्ट्रम जो है, जिसको लेके इतना हंगामा है, जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में किसी इन्फेंट को मिलता है, तो वो इन तीनों में, इन चारों में से किस टाइप का एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो मैं स्टेटमेंट ना लिखते हुए यहाँ पे सिर्फ डिनोट करूंगी, हमेशा के लिए आपको काम देगा। ये जो IgA है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉम से मिलता है। किससे मिलता है, ये कोलेस्ट्रॉम से मिलता है। तो ये कोलेस्ट्रॉम जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हो सकता है निकल जाए आपके दिमाग से, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिक्रीटेड बाय मदर
secreted by mother during the initial days of lactation। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, आंसर इज, आपको यही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से उस टाइम कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके दिमाग में। आंसर क्या होगा? आईजीए। आईजीए जो है ये क्या करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और आईजीए के एबंडेंस में जाने की वजह से उस बच्चे को मतलब लाइफ टाइम के लिए जो उसकी इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है। तभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियो में, हर जगह इस चीज की बहुत मतलब स्टेटमेंट की स्प्रेडिंग की जाती है कि कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो शुरुआती डेज में, कुछ महीने तक, शुरुआती डेज में तो बोला ही जाता है, खैर जो ज्यादा पीते हैं मदर्स मिल्क तो उनके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है। रीजन ये है कि उसकी बॉडी को एंटीबॉडी मिल रहा होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम यहाँ पे एक रफ वर्क है, एक फीटस को अगर हम ग्रो करते हुए देखें, यहाँ पे ये जो फीटस ग्रो कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, प्लेसेंटा बताया था आपको, तो यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। प्लेसेंटा भी जो है वो भी इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? पैसिव इम्यूनिटी के ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने सीखा, मैंने लिखा नहीं है, बट ये भी कई ईयर्स में आप जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन को भी पूछा गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे, जो एक चैप्टर था ना, 13 चैप्टर सीबीएसई की बुक में, व्हाई डू वी फॉल इन, है ना। उसमें बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता था कि व्हाई इज वैक्सीनेशन रेफर्ड इक्विवेलेंट टू इम्यूनाइजेशन। जो वैक्सीनेशन है उसको हम इम्यूनाइजेशन से मिलता जुलता या फिर इम्यूनाइजेशन की इक्विवेलेंट क्यों मानते हैं, उसका रीजन क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो उसी को यहाँ पे को रिलेट करके आपको पढ़ाया जा रहा है, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अच्छा, अभी जैसे कोरोना के वैक्सीन जिसने लिए, तो ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जिन्होंने लिया था उनकी एटलीस्ट डेथ नहीं हो सकती, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन बस एक छोटा सा है कि जिस पर्सन को वैक्सीन दिया गया, जिस भी पर्सन को वैक्सीन क्या हुआ, दिया गया, ठीक है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बना। उसकी बॉडी में क्या हुआ? एंटीबॉडी बना। किससे लड़ने के लिए? उस स्पेसिफिक तो नहीं, क्योंकि अब वेरिएंट चेंज हो गया है, बट हाँ मिलते जुलते वायरस से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। जैसे आप अगर न्यूमोनिया से बचने के लिए वैक्सीन लेंगे ना, तो न्यूमोनिया से ही बचाएगा आपको, वो कोरोना से नहीं बचाएगा। आप अगर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन लेंगे तो आपको वो डेंगू से नहीं बचाएगा। आप अगर डेंगू से बचने के लिए वैक्सीन लेंगे तो आपको, क्या मतलब है इसका? वैक्सीन जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक आपने लिया और वो मल्टीटास्किंग काम कर रहा है, नहीं। लेकिन जो भी है, भले ही आपको अलग अलग लेना पड़ रहा है, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम जैसा काम तो कर रहा है, उतना इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है। और वैक्सीनेशन के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी को मेमोरी दे रहे हैं, अपनी बॉडी को याद करा रहे हैं कि देखो तुम इसको पहचान लो, ये जब अगली बार अटैक करे तो तुमको इसको क्या करना है, यहाँ से बाहर धक्के मार के कर देना है, ठीक है। तो इस वजह से वैक्सीनेशन जो है ये भी मेमोरी बेस्ड होता है। ये भी क्या होता है?
वैक्सीनेशन भी डिपेंड करता है किस पे, आपके इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे, उसकी याद करने की क्षमता कैसी है, उसको याद करके रखता है या नहीं रखता है, उसके ऊपर ये भी वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इसका जो सिद्धांत है वो एक्चुअली में यही है कि द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इसी को हम लोग इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। वैक्सीनेशन क्योंकि कर तो रहे हैं वही ना, हम तो इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन the property of based on the property of property of memory of the memory of the immune system। इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे काम करता है, ये मानी हुई बात है, क्योंकि अगर आप मेमोरी नहीं डालेंगे तो फिर जिंदगी भर लॉकडाउन में घड़ी में बैठे रहेंगे, तब भी गारंटी नहीं होगी कि हाँ सेफ होके आप बचे हुए हैं। क्योंकि हाँ एक ना वर्ड है, देखिए एक वर्ड है फोमाइट, एक वर्ड क्या है, फोमाइट है। ठीक है, शायद आगे जाके जब एनसीईआरटी रिवाइज होके आए ना तो ये सारी चीजें उसमें होंगी। कोरोना तो खैर 2000% होगा ही होगा, इतना ज्यादा इसमें आज तक कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं था कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आए, है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ नोट करके। अगर मैं इसको साधारण हिंदी में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो अपने साथ इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करे। जैसे एक वो पिज्जा वाले को लेके कितना हंगामा हुआ था लॉकडाउन में, है ना, फर्स्ट टाइम जब लगा था तो बोला गया कि भाई वो जो है उसी ने उसको मतलब स्प्रेड करने का काम किया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे फोमाइट्स देख लेते हैं, फोमाइट्स होता क्या है। ठीक है, इस टॉपिक का नहीं है इसलिए मैं इसको नोट भी लिख देती हूँ ऊपर। फोमाइट्स ऐसे नोट लिख लीजिए, यहाँ पे नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, बट मैं अलग से बता रही हूँ आपको। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स और materials which are which are likely to likely to carry carry infection such as clothes, कुछ भी हो सकता है, किसी और के कपड़े पहन लिए उसके थ्रू भी हो सकता है, क्लॉथ्स, किसी का कोई यूज किया हुआ बर्तन यूज कर लिया उससे भी हो सकता है, यूटेंसिल्स एंड फर्नीचर। ये तो बस एक ऐसा छोटा सा मैंने एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है ना। साइबर कैफे में आप गए तो उसके जो कीबोर्ड के जो बटन्स हैं वो भी हो सकते हैं, डोर नॉब भी हो सकता है, कितना बंदा बच के चलेगा। तो तरीका क्या है इसका, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो बाहर से अब हवा पानी सब कुछ तो बंद कर नहीं सकते, किसी न किसी ये सब तो आ ही सकता है ना।
तो यहाँ पे ये फोमाइट जो है इसके थ्रू भी हो सकता है, वो जा सकते हैं ट्रांसफर होके। तो बॉडी में क्या होता है, इसकी अगेंस्ट में मेमोरी बन जाती है, और वो मेमोरी जो है वो हमें, उसको हम इम्यूनिटी के तौर पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब वैक्सीनेशन की बात आती, किसकी बात आती है, वैक्सीनेशन की बात आती, तो क्या जाता है वैक्सीनेशन में, वैसे ही मतलब जिससे आपको डर है उसी माइक्रोब को आपको वैक्सीन के तौर पे दिया जाता है, ताकि आगे के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको पहचान जाए। तो आपने देखा होगा जिसने कोरोना वैक्सीन लिया होगा, अगर आप लेंगे तो फीवर आएगा, किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। रीजन ये है कि आपके इम्यून सिस्टम का भी टाइम जा रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के केस में क्या होता है कि a preparation a preparation of एंटीजेनिक प्रोटीन्स, एंटीजेनिक लिखा है मैंने, क्या लिखा है, एंटीजेनिक लिखा है। एंटीजन मतलब वो इन्फेक्शियस एजेंट, एंटीजेनिक प्रोटीन्स उससे मिलता जुलता जो है प्रोटीन जो है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स, एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड, और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन। अब इतना स्ट्रांग दे, पता चला कि बंदे की डेथ हो गई, तो वो भी दिक्कत है ना। तभी यहाँ पे इनएक्टिवेटेड और कमजोर जो हो पैथोजन, इतना ज्यादा डोज दे दिया, पता चला उसकी डेथ ही हो गई। साउथ की मूवीज वगैरह में आपने ऐसा केस देखा होगा कि बदला लेने के लिए क्या करते हैं, ऐसी कोई वैक्सीन दे देते हैं, पता चला उस पेशेंट मतलब उस बंदे की डेथ हो गई, है ना। वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू, एक मिनट फिर हैंग कर गया, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी, कंप्लीट कर लीजिए इसको, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी। बॉडी में ये सब इंट्रोड्यूस जानबूझकर कराया जाता है, ताकि आप आगे फ्यूचर में उस चीज से क्या करें, हमेशा बच के रहें। इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी, हो गया ये। चलिए, सपोज कीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको किसी स्नेक ने, सांप ने उसको काटा। ठीक है, तो जब किसी को कोई स्नेक काटेगा तो उससे बचने के लिए तो कोई एंटीबॉडी है नहीं उसकी बॉडी में, तो उसको क्या किया, जैसे स्नेक है उसके पॉइजन को हम वेनम बोलते हैं, VENOM, तो उसको एंटी वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए उसको एंटी वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है। तो क्या है ये, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। क्या है ये, पैसिव। उसके बॉडी में होता तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलता अच्छा कोई बात नहीं। अब जैसे किसी को कोई मॉस्किटो है, मच्छर है, वो काट ले, तो फिर तो नहीं बोलते भाई अब इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई स्नेक काट ले तो कहते हैं उसकी डेथ हो जाएगी। रीजन ये है, तो उससे बचने के लिए कुछ है नहीं हमारी बॉडी में, तो जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, उस पर्सन को एंटी वेनम का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ताकि वो आगे फ्यूचर में उससे क्या कर सके, खुद को सेफ रख सके, उससे बचा सके। दूसरी बात, इन सब में मतलब जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, कोई टैबलेट के फॉर्म में हम एंटीबायोटिक बना रहे हैं, हम इंजेक्शन के फॉर्म में बना रहे हैं, या फिर हम किसी सिरप के फॉर्म में बना रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है आज के डे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी कि हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प इन
प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एंड अदर एंटीबायोटिक्स। इसका बहुत बड़ा रोल है। एक लाइन सिर्फ लिखने से नहीं हो जाता कि हाँ मैंने लिख दिया, आपको मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी, तो उससे आपको क्या समझ आया? कुछ समझ नहीं आया। तो ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, तो इसको जब मैं समझा दूंगी तो 11th और 12th चैप्टर में ना मेरी मेहनत थोड़ी बच जाएगी, अगर आपको याद रहा तो। वहां पे मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी तब भी आपको समझ आएगा। इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। आज अगर एक इंसुलिन का भी इंजेक्शन बना के मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।